जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? थोड़ी सी यहाँ पे इंटरनेट में कुछ मसाइल थे। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन्स डिस्कस कर ली थी, क्लोरामफेनिकोल डिस्कस कर लिया था। ठहर जाए, मैं इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है। हमने क्लोरामफेनिकोल डिस्कस कर लिया था, टेट्रासाइक्लिन्स डिस्कस कर ली थी, मैक्रोलाइट्स डिस्कस कर लिए थे। जी जी D18 है सर। नहीं, ये M17 है, D18 बंद हो गया। M17 हाँ, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक ड्रग मैक्रोलाइट्स में से एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन्स में से डॉक्सीसाइक्लिन, ये कोविड-19 में बहुत इफेक्टिवली यूज हो रही हैं और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस में या माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में इनका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। तो मैं कोविड-19 की आपके साथ प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम इन नैरो स्पेक्ट्रम 2-3 ड्रग्स को डिस्कस करेंगे और फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो कल वाले उस दिन वाले लेक्चर में से ये थोड़ी सी जो गुफ्तगू रह गई थी, हमने प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर और उसकी इनहिबिशन के कैसे क्लोरोफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन्स क्लोरोफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन और लेंसुलेट ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स इनिशियल बाइंडिंग को इनहिबिट करती हैं, और ये अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये तीनों स्टेप्स पे इनिशियल बाइंडिंग, कोडिंग और ट्रांसलोकेशन तीनों को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफेनिकॉल और फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने मैक्रोलाइड्स डिस्कस किए, और उसके बाद हम यहाँ पे कोविड-19 की हमें प्रिस्क्रिप्शन मैंने सोचा कि आपको फॉर योर इंटरेस्ट एंड फॉर योर यूज़, चूँकि आजकल हो ये रहा है कि डॉक्टर मरीज़ों से डर रहे हैं और मरीज़ हॉस्पिटल से डर रहे हैं, तो इसलिए टेलीमेडिसिन से ज़्यादा काम लिया जा रहा है कि पेशेंट्स अपनी सिम्टम्स बताते हैं, जिसमें आमतौर पे फीवर और माइल्जिया, बॉडी एक्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम डिस्निया कहते हैं, ये पेशेंट्स की सिम्टम्स हैं। तो जब किसी को 2-3 दिन फीवर हो और थोड़ा सा एटिपिकल हो और पेनाडोल देने से ठीक ना हो रहा हो और गले में थोड़ी सी खराश भी हो और कफ भी हो आ रही हो या शुरू हो रही हो या सिर्फ माइल्ड सीचिंग हो, तो हम सेफली एजोमैक्स शुरू करा सकते हैं, ताकि उसका अगर एक्यूट फ्रेंजाइटिस है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर कोविड है तो उसकी भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। एजोमैक्स का मैंने आपको ये बताया था उसके एडवर्स इफेक्ट्स में कि ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, इसलिए ये उन पेशेंट्स को जिनके अंदर एरिथमियाज होते हैं, कार्डियक एरिथमियाज, उनको ये नहीं दी जानी चाहिए, चूँकि उनमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और इनिशियली जब कोविड की ट्रीटमेंट पॉपुलर हुई, ट्रीटमेंट के तौर पे एजोमैक्स पॉपुलर हुई और बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में दी गई, आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, तो उस वक्त बहुत सारी पता चला कि डेथ्स एजोमैक्स की वजह से हो गई, तो फौरन ये ड्रग बंद कर दी गई पहले, और फिर जब गौर किया गया तो पता चला कि ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही है, और उन पेशेंट्स की डेथ हो रही जिनके अंदर कार्डियक कोई प्रॉब्लम या एरिथमियाज पहले से मौजूद थे, लिहाजा उन पेशेंट्स में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके अलावा उस एज में जैसे यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें एरिथमियाज नहीं होते या कार्डियक एनोमलीज नहीं होती, तो उनमें एजोमैक्स सेफली 500 मिलीग्राम वंस डेली 6 दिन तक आप देते हैं। उसके साथ एक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, ये 100 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 6 डेज, ठीक है। तो ये एटिपिकल निमोनिया हमने उस दिन पढ़ा था कि उसमें एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों का रोल है। तो कोविड के पेशेंट्स में भी एटिपिकल निमोनिया होता है, और उसमें अलावा इसके कि ये इनका एंटीवायरल रोल है, ये इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इनका दोनों ड्रग्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और तीसरी बात ये कि पेशेंट को चूंकि फीवर हो रहा है और बॉडी पेन्स हो रही, तो उसमें पेनाडोल की 2 टैबलेट से 8 आवर्ली, दिन में 6 से ज़्यादा पेनाडोल नहीं देते, और अगर इसके बावजूद बीच बीच में फीवर हो तो पेशेंट को कहें कि वो शावर ले ले, नहा ले, तो उसका फीवर कम हो जाएगा। ये लोप्रीन 75 मिलीग्राम, ये एस्प्रीन होती है, एस्प्रीन में 300 मिलीग्राम होता है, ये लो एस्प्रीन होती है, इसलिए इसको लो
लोप्रिन कहते हैं, ठीक है। 75 मिलीग्राम ये ब्लड की को के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देते, और इसलिए चूंकि बहुत सारे पेशेंट्स में ऑटोप्सी फाइंडिंग ये आई है कि उनमें थ्रोम्बोसिस हो रहा है और मल्टीपल वेसल्स में हो रहा है, और कोविड-19 जो है वो थ्रोम्बोजेनिक है, वो थ्रोम्बोसिस कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ हुई। इटली वाले तो बहुत शोर मचा रहे हैं इस पे, लिहाजा अब हमें भी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की भी एडवाइस है कि आप लोप्रिन यूज करना शुरू कर दें। 75 मिलीग्राम ये एम्प्टी स्टमक हरगिज नहीं लेनी होती, खाने के बाद खानी होती। ऊपर वाली दोनों मेडिसिन एजोमैक्स और डॉक्सीसाइक्लिन खाने से ज़रा हट के लेनी होती। मैंने बताया कि इनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती खाने के साथ खाने से। उसके साथ विटामिन सी 500 मिलीग्राम चूसने वाली गोलियां या पानी में डिजोल्व करके लेने वाली, ये ज़रूर लें पेशेंट्स। म्यूकोनिल सिरप है, ये हमारी सिक्रीशंस को डिल्यूट करता है। कफ के साथ जो एक्सपेक्टोरेशन मुश्किल हो रही होती तो म्यूकोनिल एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोनिल कफ या एसिफाइल कफ के नाम से ये आती हैं ये ड्रग्स, तो इनको भी आपने साथ देना होता है ताकि पेशेंट जो भी उसके चेस्ट में सिक्रीशंस इकट्ठी हो रही उनको बाहर निकाल सके। ये एक कहवा पीना दिन में 2 दफ़ा, उसमें ये सुमक इसको कहते हैं, समाकदाना इसको उर्दू में कहते हैं, ये हमारे यहाँ पंसारी की दुकान पे अवेलेबल है। ब्लैक सीड कलौंजी को कहते हैं, उसका ऑयल मिल जाए या कलौंजी आप वैसे इस्तेमाल कर लें, घरों में मौजूद होती, या अदरक, इन तीनों चीज़ों का कहवा बना के और उसमें शहद का 1 चम्मच डाल के पिए। तो इट हैज़ मेनी स्टडीज हेयर एंड देयर आर गोइंग ऑन, और हमारे यहाँ बहुत सारी बचत हमारे पेशेंट्स की इस चीज़ की वजह से हो रही। इसलिए इसको आप सिर्फ एक उड़ती उड़ती बात ना समझें, इट हैज़ गॉट इफेक्टिव थेरेप्यूटिक रोल, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। तो इनको ट्वाइस ए डे ये कहवा पीना बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। और उसके अलावा स्टीम इनहेलेशन, क्वार्टर ऑफ ए छोटा चम्मच उस विक्स वेपर अप का आप उसमें डाल लें, तो उसमें पेशेंट को स्टीम दें, जैसे स्टीम दी जाती है सर के ऊपर कपड़ा रख के स्टीमिंग वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व करके। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, अगर आप इनिशियली माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स में ये कर लें तो आम तौर पे उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद चूँकि अगला स्टेप फिर ऑक्सीजन देना और स्टीरॉइड्स देना और वो सारे सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप पेशेंट को कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको घर के अंदर ट्रीट कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए दिस इज़ द ओनली प्रिस्क्रिप्शन विच इज़ एडवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये मैंने कोई अपनी मेरे दिमाग सोजी नहीं की हुई, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइज्ड है ऊपर की तीनों चारों ड्रग्स और साथ स्टीम और हॉट लिक्विड्स, ये गवर्नमेंट की एडवाइस है और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हमें दी गई हैं ये उसका पार्ट है। सो यू कैन यूज़ देम। जो अगर इस पे कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लें ताकि आपके काम आए। ठीक है, आने वाले दिनों में शायद ये पेंडेमिक और हमारे यहाँ इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हमें घरों पे पेशेंट्स को ट्रीट करना आना चाहिए। और मैंने अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और टेलीफोन पे उनको एडवाइजेस दी हैं, और हालांकि उनके लंग्स में वो पैची इमेजेस भी आना शुरू हो गई हैं और निमोनिया की पिक्चर भी आना शुरू हुई, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन तक जाने पे और वेंटिलेटर तक जाने से बचा लिया हमने। तो इसलिए आपके पास भी ये नुस्खा मौजूद हो तो जब तक आप किसी डॉक्टर की एडवाइस आपको मुयस्सर ना हो तो यू कैन सेफली स्टार्ट विद दीज थिंग्स। ठीक है, स्टीम लें, कहवा पिएं, विटामिन सी लें और लोप्रिन लें, पेनाडोल लें और साथ ये दोनों एंटीबायोटिक्स लें। ओके, इंशाल्लाह अल्लाह मियां सेहत देने वाला। क्लिंडामाइसिन, ठीक है। अब हमने नैरो स्पेक्ट्रम कुछ ड्रग्स रह गई थी, हम उनके ऊपर थोड़ी सी क्विकली डिस्कशन कर लें। एमओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ये है कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन, मैंने उस दिन आपको बताया था कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट जहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही होती ये उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, टिश्यू पेनिट्रेशन इनकी बहुत अच्छी है, ओरली एडमिनिस्टर की जाती हैं। एडिक्वेटेड लेवल्स आर नॉट अचीव्ड इन द ब्रेन, चूंकि ये सेरेब्रस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, इसलिए मेनिंजाइटिस वगैरह में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बाइल और यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। ये सिर्फ यूज की जाती है एज ए बैकअप अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, MRSA जिसे कहते हैं, और बैक्टीरियोइडिस में और न्यूमोसिस्टाइटिस में और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में जो रेजिस्टेंट केसेस हैं उन्हीं में क्लिंडामाइसिन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स बहुत सारी। और जो ग्राम नेगेटिव एरोब्स हैं, चूंकि इसको पेनिट्रेशन इनटू द टिश्यू के लिए ये एक ऑक्सीजन मेडिएटेड एक मैकेनिज्म यूज करती है, इसलिए ये एरोब्स में काम नहीं आती। एरोब्स आर रेजिस्टेंट, ये क्रॉस ही नहीं कर पाती, ये पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, तो उनमें इनको देने का कोई फायदा नहीं है। क्रॉस रेजिस्टेंस विद मैक्रोलाइड्स इज कॉमन। बाकी मैक्रोलाइड्स की तरह के अगर उनकी रेजिस्टेंस है तो फिर क्लिंडामाइसिन की भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो that it's how it goes. Toxicity, gastrointestinal irritation, skin rash, neutropenia, hepatic dysfunction, superinfections with Clostridium difficile और pseudomembranous colitis हो जाता है, ठीक है, इसी की वजह से। तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में सिर्फ आप Clostridium difficile की इन्फेक्शन या सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्पेशली द रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ये लिख दें तो इसके स्पेक्ट्रम में तो वेरी गुड। और ग्राम नेगेटिव एरोब्स में ये काम नहीं करती, चूँकि इसको अपनी पेनिट्रेशन के लिए एक ऑक्सीजन कैरियर चाहिए होता, तो इट इज़ गुड एनफ। अगर इतना कुछ आप क्लिंडामाइसिन के बारे में जान जाएं, और ये एक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है, दैट इज इट। लेंजोलेट बहुत अच्छी ड्रग है, नई ड्रग है, ओरली भी दी जाती, पारेंटली भी दी जाती, मेटाबॉलिज्म इसका लिवर में होता है, और उसके अलावा इट बाइंड्स एट यूनिक साइट ऑन 50S। मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग्स ट्रांसपेप्टिडेशन को इनहिबिट करती हैं इन द 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम, उनमें से एक लेंसोलेट भी है, ठीक है। और इसके अलावा it binds at no cross resistance with other protein synthesis inhibitors। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं, वो वाले तमाम बैक्टीरिया जो के रेजिस्टेंट हो चुके हैं मैक्रोलाइड्स को और टेट्रासाइक्लिन्स को, लेंजोलेट उनके अगेंस्ट भी इफेक्ट करती है, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसको हमने रेजिस्टेंट केसेस के लिए रिजर्व रखा हुआ है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जैसे MRSA है, PRSP है, रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है, और ये वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टर, ये जितनी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनके अगेंस्ट हमने लिंजोलेट को बचा के रखा हुआ है। मोनोसाइटोजेंस और क्राइनी बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट सिर्फ। उसके अलावा ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, और इसलिए अगर इसको SSRIs जो सेरोटोनिन स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं उनके साथ अगर दिया जाए तो बॉडी में सर्कुलेटिंग सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और सेरोटोनिन स्टॉर्म उससे होता है, और बहुत सारी और तकलीफें और परेशानियां पेशेंट को होती। इसलिए ये जो पेशेंट MAO इनहिबिटर्स ले रहा हो उसको ये नहीं देते मुख्तसरन। आप इतनी बात याद रखें तो बहुत अच्छा है। और ये रेजिस्टेंट केसेस में यूज होती है, ये तीनों रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के नाम है, ठीक है, और उनके लिए हमने इसको रिजर्व किया हुआ है। हाफ लाइफ इज इसकी ये आपको बता दी हमने कि कितनी है, और दैट इज इट। नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग सिर्फ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट यूज होती, थोड़े से इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो भी सिर्फ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में आते हैं। तो लेंजोलेट की क्रॉस टॉलरेंस बाकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ या प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ नहीं है, सो इट इज अ वेरी यूजफुल ड्रग इन रेजिस्टेंट केसेस। सा लेंजोलेट का कि ये देखें ग्राम पॉजिटिव कोकाई सारों के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है, थोड़े से ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई भी हैं, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में से क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस इसके अगेंस्ट है,
और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट भी बाज़ हम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज़ कर चुके होते हैं, एंटी माइकोबैक्टीरियल जो दीगर ड्रग्स हैं थिम्बिटॉल और रेफेम्पिसिन वो भी यूज़ कर चुके होते हैं और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो उसमें समटाइम्स लेंजोलेट देने से वी गेट द ब्रेक और हम अचीव कर लेते हैं इसको ग्राम पॉजिटिव कोकाई रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। इट्स वेरी गुड। ये देखें वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, इन सारों के अगेंस्ट लेंजोलेट इज ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एक और नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स का ग्रुप है जिसमें क्यूनिप्रिस्टोन और डेल्फ्रोप्रिस्टीन है। ये दो ड्रग्स हैं जिनकी इंडिविजुअल हाफ लाइफ कम है, लेकिन जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो कोई टेम्पोरल किस्म की सिनर्जिज्म होता है जिसमें इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, और ये बैक्टीरिसाइडल भी हो जाता है और इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी आता है। तो यानी जबकि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी होती बॉडी में और मेजरेबल नहीं रहती, उस वक्त भी इनका एक एंटीबायोटिक इफेक्ट रहता है। तो इसलिए इनको वंस डेली यूज़ किया जाता है और आईवी यूज़ किया जाता है फॉर बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट्स। स्पेक्ट्रम टू सिमिलर टू लेंजोलेट, यानी तमाम रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और लेंजोलेट जैसी ड्रग्स मौजूद हैं, ताकि वो पेशेंट्स जो इनमें से ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस और इस किस्म की जो स्ट्रेन्स हैं उनके अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि पेन एट इंजेक्शन साइट, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया इनसे थोड़ा बहुत होता है। पोटेंट इनहिबिटर्स हैं साइटोक्रोम P3A4 के, इसलिए जब ये इनहिबिशन करेंगे इनकी साइटोक्रोम P415 P3A4 की, तो जिन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इस साइटोक्रोम के 3A हो रहा है उनका ब्लड लेवल बढ़ सकता है, उनका इंक्रीज लेवल हमें एस्टिमाजोल, सीसाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, डाइजिपाम एंड वारफेरिन, ये सारी ड्रग्स अपनी जगह, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये सेडेटिव हिप्नोटिक है, ये एंटीकोएगुलेंट है। तो इनका ब्लड लेवल जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे नुकसान हमें हो सकते हैं। इसलिए अगर पेशेंट इनमें से कोई ड्रग ले रहा हो तो उसको हम स्ट्रेप्टोग्रामिन्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनके साइटोक्रोम जो रेलेवेंट एंजाइम है उसकी इनहिबिशन करके दे कैन रेज द ब्लड लेवल ऑफ दीज ड्रग्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और उससे पहले लेंजोलेट और उससे पहले क्लिंडामाइसिन, ये 3 ड्रग्स हमने नैरो स्पेक्ट्रम आपको बता दी जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई ख़ास तौर पे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इनको हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ये कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल RNA। ठीक है, क्लिंडामाइसिन, लेंजोलेट एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स ये नैरो स्पेक्ट्रम थे। इसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन इनके चूँकि फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ कुछ फ़र्क हैं, इसलिए इन्हें सेपरेटली डिस्कस किया गया। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में एमिकेसिन है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टोब्रामाइसिन। पुरानी ड्रग्स हैं ये, इनके अगेंस्ट बहुत सारी रेजिस्टेंस भी आ चुकी है। ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होते चूँकि थोड़ा पोलर इनका स्ट्रक्चर होता, इसलिए ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते, इन्हें आईवी या IM ही दिया जाता या टॉपिकली भी यूज़ दी जाती हैं आपको जेंटामाइसिन क्रीम और नियोमाइसिन क्रीम, और ये उन फॉर्मुलेशन में भी नज़र आएंगे जहाँ पे आप लोकल इफेक्टिवनेस के लिए इन्हें टॉपिकली यूज़ करते हैं। उसके अलावा इनका इस टॉपिकल यूज़ के अलावा इनका इंट्रावीनस और इंट्रा मस्कुलर यूज़ है, ओरली नहीं दिए जाते और ये CNS में भी पेनिट्रेट नहीं करते चूँकि पोलर होने की बिना पे ना ये ओरली एब्जॉर्ब होते हैं और ना ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करते हैं। पोलर स्ट्रक्चर्स हैं इनके, इसलिए इन्हें इनके बारे में ये 2 खास बातें आपको याद रखनी होंगी। अनचेंज ड्रग अपीयर्स इन द यूरिन, ये चूँकि कहीं पे रीएब्जॉर्ब होती नहीं है पोलर स्ट्रक्चर की वजह से, तो ये यूरिन में
पास आउट हो जाती है. हाफ लाइफ इज 2 to 3 hours with normal renal function. नॉर्मल रीनल फंक्शन जिस बंदे का, वही कहते हैं कि इनकी क्लियरेंस वैसी है जैसे क्रेटिनिन की क्लियरेंस है, यानी जिस बंदे का किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो उसमें ये 2-3 घंटे में ब्लड में आधी अमाउंट इनकी निकल जाती है. लेकिन इस छोटी हाफ लाइफ के बावजूद ये वंस डेली ही सिर्फ यूज किए जाते हैं. ये पिछले टेस्ट में आपको शायद ये क्वेश्चन भी दिया गया था कि व्हाट इज द रैशनेल ऑफ वंस डेली डोजेज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और मेरा ख्याल है मैंने भी वो क्वेश्चन चेक किया था, एंड एज फार एज आई रिमेम्बर सारी क्लास में से सिर्फ 10 या 12 स्टूडेंट्स ने उसका ठीक आंसर दिया था. इन ड्रग्स को सिंगल, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है इसलिए वंस डेली वाली डोजेज में इनको दिया जाता है. ऐसा हरगिज़ नहीं है. इसकी इन ड्रग्स की 2 ख़ास फीचर्स हैं जिनकी बना पे इनको वंस डेली सिर्फ दिया जाता है. पहला फीचर ये है कि ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी करती हैं. ये ड्रग्स, जैसे आपने बहुत सारी और ड्रग्स पढ़ी जैसे पेनिसिलिन देते हैं या स्फेलोस्पोरिन्स हैं, बहुत सारी और ड्रग्स जो हैं वो उनकी जो किलिंग होती है बैक्टीरिया की, दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट. उसको टाइम डिपेंडेंट हम इसलिए कहते हैं कि एक ख़ास कॉन्सेंट्रेशन उन एंटीबायोटिक्स की ब्लड में एक ख़ास वक्फे तक मेंटेन अगर रखी जाए तो तभी बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट आता है. यानी काफ़ी देर तक आप पहली ड्रग देते हैं, उसकी हाफ लाइफ के बाद उसकी अमाउंट कम हो जाती ब्लड में, और फिर आप नई डोजेज देते हैं और फिर आप तीसरी डोजेज देते हैं. 3-4 हाफ लाइफ के बाद उसका स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव होती है और ड्रग्स जो है वो अपनी इफेक्टिवनेस सही वाली शो करती है, और उसके बाद आपको वो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखनी होती 2-3 दिन तक के लिए ताकि बैक्टीरिया की डेथ हो सके. तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ ऐसा नहीं है. इनकी आप सिंगल डेली जब डोजेज देते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करती है. ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन किल मैनी बैक्टीरिया. ठीक है, थोड़ी सी ही देर के लिए एक हाई कॉन्सेंट्रेशन जब आप ब्लड में अचीव करते हैं तो सब बैक्टीरिया की ये किलिंग कर देते हैं, या मोस्टली बैक्टीरिया की किलिंग कर देते हैं. तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग. तो अगरचे इनकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 to 3 आवर्स है, लेकिन इनकी जो सिंगल डोज हम देते हैं, दिन में एक ही दफ़ा देते हैं, वो इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देती है. दूसरा खास फीचर ये है कि इनका एक पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है कि जब ये ब्लड में से 2-3 घंटे के बाद इनकी कॉन्सेंट्रेशन आधी रह गई, उसके बाद और आधी होगी अगले 2-3 घंटों में, और अगले 2-3 घंटों में, यानी दिन में 3-4 हाफ लाइफ्स तो एक ही दिन में पूरी हो जाती हैं, बल्कि 8 हाफ लाइफ्स गुजर जाती हैं. अगर 3 घंटे की हाफ लाइफ हो तो 24 घंटे में 8 हाफ लाइफ्स में इनकी ब्लड के अंदर क्वांटिटी बहुत ही कम रह जाती है. लेकिन उस नेग्लिजिबल क्वांटिटी जिसको वो कहते हैं कि डिटेक्टेबल क्वांटिटी जब नहीं भी मौजूद होती एंटीबायोटिक की ब्लड में, तो उस वक्त भी इसका एक एंटीबायोटिक इफेक्ट आ रहा होता है. उसको हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, कि जब एंटीबायोटिक की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत कम हो जाए तो तब भी उसका एंटीबायोटिक इफेक्ट मेंटेन हो या कुछ ना कुछ आ रहा हो. तो इस अपने पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की वजह से तो लिहाजा हमें डोज रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, इसलिए कि कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक इफेक्ट उसका उस स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन पे भी आ रहा होता है. तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इसकी वंस डेली डोजेज को डिटरमिन करती हैं या पॉपुलर बनाती हैं या इफेक्टिव बनाती हैं. सो कौन सी 2 चीज़ें मैं फिर रिपीट किए देता हूँ. नंबर 1 कि ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करती हैं, इनकी टाइम डिपेंडेंट किलिंग नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है. One thing, and the second thing is that they have a post antibiotic effect, जिसका मतलब ये है कि जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम रह जाती है, 1/10 ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी जब होती तो उस वक्त भी इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आता है. और तीसरा एक फ़ायदा ये भी है
कि ऐसी ड्रग्स जिनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी हो और वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग भी करती हो, तो एक दफ़ा जब वो देने के बाद अगले 5, 6, 7 घंटे में ब्लड से निकल जाती हैं तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम आते हैं और शाम तक उनकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि एडवर्स इफेक्ट नहीं जनरेट होते। तो ये दोनों तीनों फैक्टर्स मिल के इनकी वंस डेली डोजेज को एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन बना देती है। ठीक है, दैट इज द रैशनल ऑफ वंस डेली डोजिंग ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। और इसी अपने फीचर्स की बना पे इनको एक अलग चैप्टर में डिस्कस किया गया है। 45th चैप्टर है अगला चैप्टर आपका, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बाकी ड्रग से हट के ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। अगरचे ये टेट्रासाइक्लिन्स और क्लोरामफेनिकॉल के साथ डिस्कस हो सकती थी, लेकिन कैटजन में इसको अलग इसलिए डिस्कस किया गया कि इनकी वंस डेली डोजिंग और उसका रैशनल जो है इनको एक सिग्निफिकेंट और अलग ग्रुप बनाता। ठीक है, बाकी बातें हो गई कि ओरली ये क्यों नहीं देते, चूँकि पोलर स्ट्रक्चर होता है। सीएनएस में क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि पोलर स्ट्रक्चर होता है। अनचेंज यूरिन में क्यों पास आउट हो जाती हैं, क्योंकि ये कहीं से रीएब्जॉर्ब नहीं होती। और हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे होने के बावजूद ये दिन में एक ही मर्तबा दी जाती और इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दी जाती। नाम इनके जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोग्रामाइसिन, ये आपको याद होने चाहिए। और चूंकि ये एज सच क्लियर हो जाती हैं किडनी से, इसलिए ऐसे पेशेंट्स जिनका के रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड होता है उन पेशेंट्स में हमें ये नहीं देनी चाहिए या ध्यान से देनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी डायरेक्ट रीनल एक्सक्रीशन होती है और रीनल फंक्शन सही नहीं है तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी और इनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, दिस मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। पेनिट्रेशन इनटू बैक्टीरियल सेल्स इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट, लिहाजा ये पेनिट्रेशन इनकी बहुत अच्छी नहीं होती एनारोब्स में। जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए एनारोब्स के अगेंस्ट इनको यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात लिखी कि मिनिमल एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एनारोब्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने ये बताया था आपको कि दिस इज द, अगर आपको पहली डायग्राम से याद हो तो मैं वहीं आपको ले चलता हूँ कि ये 3 मैकेनिज्म्स के जरिए प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ये इनिशियल बाइंडिंग जो है ट्रांसफर आरएनए की ऑन द मैसेंजर आरएनए, उसको भी इनहिबिट करते हैं। ये इस कोडिंग को सॉरी डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म इनका इस कोड को ही चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मजीद बाइंडिंग इनहिबिट होती। और तीसरा ये ट्रांसलोकेशन जो होता है, ये जो फारग हो गया ट्रांसफर आरएनए और उसने मूव करना होता है ट्रांसलोकेट होकर, ये उसको भी इनहिबिट करते हैं। लिहाजा ये यहीं फंसा रह जाता है और पीछे से नए आने वाले ट्रांसफर आरएनए को बाइंड नहीं करने देता। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मिल के बेसिकली इनिशियल इस बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिन पे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स अमल करते हैं। तो हम वापस वहीं पे आ जाते हैं कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, दे ब्लॉकेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, miscoding of amino acids due to misreading of transfer RNA नंबर 2, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन और मैसेंजर आरएनए। ये तीनों बातें इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में, दिस इज द ओनली ग्रुप ऑफ ड्रग्स व्हिच अफेक्ट्स थ्रू 3 मैकेनिज्म्स। और ये तीनों मैकेनिज्म्स जो राइबोसोम का 30th सब यूनिट है उसके अंदर हो रहे होते हैं, जो नीचे वाला छोटा सब यूनिट है उसके अंदर ये तीनों काम हो रहे होते हैं और ये उन तीनों को इनहिबिट करती है। स्पेक्ट्रम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का क्या है कि दे आर ग्राम नेगेटिव एरोब्स। ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अगेंस्ट जेंटामाइसिन, एमिकेसिन,
और टोब्रामाइसिन तीनों इफेक्टिव है। एनारोब्स के अगेंस्ट ये नहीं इफेक्टिव, चूँकि एनारोब्स में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते, चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती और ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती, सॉरी। और एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिला, प्रोविडेंशिया, सूडोमोनास, सेरेशिया स्पीसीज, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं बैक्टीरिया के, इन सारों के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हैं। ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव एरोब्स हैं, ठीक है। और आमतौर पे ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में पाए जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में भी सूडोमोनास भी पाया जाता है। तो ये वेरी गुड ग्रुप ऑफ सूडोमोनास के अगेंस्ट लेंसोलेट इफेक्टिव है, और इन सारों के अगेंस्ट जेंटामाइसिन, एमिकेसिन और टोब्रामाइसिन इफेक्टिव है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई यूजफुल व्हेन कंबाइंड विद बीटा लैक्टम्स। अगर इनको बीटा लैक्टम्स के साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, उन एंटीबायोटिक्स के साथ इनको कंबाइन किया जाए तो इनकी पेनिट्रेशन और बेहतर हो जाती है इनटू, यानी वो बीटा लैक्टम्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद बाकी प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन का काम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कर लेते हैं। तो वो एंटेरोकोकाई जो एंडोकार्टाइटिस कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है ये कार्डियक मसल्स की, उसमें दे आर यूजफुल, और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस में यूजफुल। तो ग्राम नेगेटिव एरोब सारे के सारे में, और ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट पहले भी लेंजोलेट वगैरह भी उनमें इफेक्टिव हैं, लेकिन ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आल्सो हैव गुड रोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ट्यूबरकुलोसिस में, प्लेग में, टॉलीरूमिया में, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं उनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ है। ट्यूबरकुलोसिस में हमें सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, तो इसको पेनिसिलिन्स के साथ कंबाइन करके अगर दिया जाए तो इनकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। और नियोमाइसिन और कैनामाइसिन, ये मैंने आपको बताया था कि इनकी बहुत सारी टॉपिकल प्रिपरेशंस आती हैं और ओरल प्रिपरेशंस आती हैं, उनमें ये यूज़ होते हैं, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। स्पेक्ट्रम अगर आप दोबारा हम देख लेते हैं, टॉलीरीमिया का हमने जिक्र किया कि इसमें जेंटामाइसिन यूजफुल है। सूडोमोनास ओरिजिनोसा, टोब्रामाइसिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, एक जो कि किसी और एंटीबायोटिक को खास ये लिफ्ट नहीं कराती, और सूडोमोनास की इन्फेक्शन यूटीआई के केसेस में या इंटेस्टाइनल अगर इन्फेक्शंस हों तो उनमें सूडोमोनास इज वेरी डिफिकल्ट ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट, ठीक है। ब्रोंकिएक्टिस और चेस्ट की इन्फेक्शंस में भी इसका रोल होता है। तो सूडोमोनास की इन्फेक्शन को जब बहुत रेजिस्टेंट शो कर रहे हों ऑर्गेनिज्म, तो उनका हम कल्चर सेंसिटिविटी कराएं तो उनमें से बहुत सारों में सूडोमोनास, दिस इज रेयर इन्फेक्शन बट इट इज देयर। तो इसको हैंडल करने के लिए हम टोब्रामाइसिन यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड्स में, जैसे पहले मैंने बताया कि एक्टिनोबैक्टर बोमेनी और ब्रुसेला स्पीशीज, और इन सारों में सूडोमोनास भी इन्हीं में आ गया, इनमें यूज होते हैं। Aminoglycosides may be added to beta-lactam for synergy in select serious gram-positive infections, ठीक है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एम्पिसिलिन के साथ अगर हम बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ इनको मिला लें ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट, दे आर इफेक्टिव। Bacterial penetration to bacterial cell walls is oxygen dependent, so low activity against strict anaerobes। पहले बात हो गई कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करते हैं, या जहाँ पे इन्फेक्शस जो साइट है वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, तो वहाँ पे इनकी पेनिट्रेशन अमीनोग्लाइकोसाइड्स की कम हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही
जो आपको पहले बताया कि ट्रिपल एक्शन है कि ये इनिशियल बाइंडिंग को भी इनिबिट करते हैं या उस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देते, ये कोडिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं मैसेंजर आरएनए की और उस पर ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग को इनिबिट करते हैं, और ये ट्रांसलोकेशन को भी इनिबिट करते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग ट्रांसफर आरएनए की मुश्किल तार हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में से this is the only group which acts through three different mechanisms on the 30S ribosomal subunit of 70S 70S ribosome. एडवर्स इफेक्ट्स इनके ऑटोटॉक्सिसिटी, खासतौर पे एमिकेसिन और कैनामाइसिन जो है उनकी ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, हियरिंग को इम्पेयर करते हैं, ख़ास तौर पे अगर इन्हें लूप डायूरेटिक्स के साथ फ्रूसामाइड वगैरह के साथ कंबाइन किया जाए किसी और वजह से, अगर हम फ्रूसामाइड भी दे रहे हैं और साथ पेशेंट को कैनामाइसिन या एमिकेसिन दे रहे हैं, तो इन पेशेंट्स में ऑटोटॉक्सिसिटी या हेयरिंग इम्पेयरमेंट के इम्कान ज़्यादा हैं। ये मतलब जो वेस्टिबुलर पार्ट है नर्व का और जो कॉक्लियर पार्ट है उन दोनों को प्रॉबेबली इफेक्ट करते हैं और दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिक हैं ये, और आपको मैंने बताया कि इनकी क्लियरेंस भी इज़ थ्रू द किडनीज, इसलिए ऐसे पेशेंट जिनका के इम्यून फंक्शन, जिनका के रीनल फंक्शन कंप्रोमाइज्ड हो, उनमें ये ड्रग नहीं दी जानी चाहिए, ख़ास तौर पे जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, दे आर नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, तो इन पेशेंट्स में ये ड्रग्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी बॉडी में, चूँकि इनकी क्लियरेंस नहीं होगी, और उन पेशेंट्स में नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी और दूसरे एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा पाए जाएंगे ड्रग की एक्यूमुलेशन की वजह से। कुरारे लाइक इफेक्ट इनका, ये पैरालिसिस कर देती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कॉज कर देती हैं, और चूँकि हमारे रेस्पिरेशन में भी हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, तो उस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट्स की वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पेशेंट्स में हो सकता है, और स्किन रैश इन ड्रग्स की वजह से हो सकता है, और ये इनके 4 इफेक्ट्स हैं: ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट और उसकी वजह से पैरालिसिस और स्किन रैश। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, और वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। दैट इज इट आज के लेक्चर के साथ हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स वाला दोनों चैप्टर्स 44th और 45th दोनों कंप्लीट हो गए। इसमें बहुत सारे ड्रग्स के नाम हैं, इसमें बहुत सारी डिजीज़ के नाम हैं, इसमें पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज़्म और उसमें किस लेवल पे कौन सी ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, ये डायग्राम अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको एक दफ़ा फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, तो ये आपको बेसिक जिस्ट इस चैप्टर का समझा देंगी, चूँकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारी ड्रग्स का इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, आपने शाज़मीन ने टैंक्स के नाम से निमोनिक बना दिया, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, इसी तरह से हर एक को अपने अपने मैकेनिज़म्स याद करना हो। किसी भी चीज़ को याद करने का जो मैकेनिज़्म है वो साइकोलॉजी की एक बुक में हाउ टू गेट समथिंग इम्प्रिंटेड ऑन योर मेमोरी, उसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया था स्टूडेंट्स के लिए। मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा उसको जब भी प्रैक्टिस किया तो मुझे वो बहुत यूज़फुल लगा, कि वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा आप करिकुलम को अच्छी तरह से पढ़ लें, मतलब जो टीचर लेक्चर दे रहा है वो तो अपनी जगह, उसके बाद आप एक दफ़ा सारे करिकुलम को पढ़ें, ठहर ठहर के समझ के, फिर बुक को बंद कर दें और ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या पढ़ा है। तो जो जो आपको
याद हो चुका है पहली रीडिंग में ही और उसको आपने रिवाइज कर लिया है अपने उस याद करने की कोशिश में, वो तो समझे इम्प्रिंट हो गया आपकी याददाश्त। जो बाकी भूल गया है उसको दोबारा खोल के पढ़ लें, बल्कि सारे को ही पढ़ें, और जो आपको याद आ गया था आपको याद आ जाएंगी चीज़ें कि ये मुझे याद था और ये मुझे याद नहीं था। तो उस दूसरी रीडिंग के साथ आपको वो सारा कुछ आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। काफ़ी इम्कान है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है और कोई एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ नहीं है तो वो एक अच्छी याददाश्त आपकी छोड़ देगी। और कुछ आज के इस चैप्टर के बारे में, कोविड की ट्रीटमेंट के बारे में, मैक्रोलाइड्स के बारे में, टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में, वैसे कुछ मौसम और हालात के बारे में, एनीथिंग यू आर वेलकम। इससे पहले चूँकि D18 का लेक्चर था, उनको भी मैंने आज टेट्रासाइक्लिन्स और मैक्रोलाइड्स पढ़ाए हैं आपको, आज जेंटामाइसिन और नैरोस्पेक्ट्रम पढ़ाई हैं। तो थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, लेकिन आई एम अटेंटिव। एंड ये सर के आगे 3 क्वेश्चन मार्क्स जैद साहब ने डाले। एंटी कोएगुलेंट्स आर सेफ टू स्टार्ट एट होम। हाँ बेटे, एंटी कोएगुलेंट्स है सच नहीं शुरू करने चाहिए, लेकिन लोप्रिन शुरू की जा सकती है, क्योंकि जिस पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है उनमें अगर आप लोप्रिन शुरू कर देते हैं स्मॉल डोजेस में, लोप्रिन में सिर्फ 75 मिलीग्राम, आपने एस्प्रिन के पढ़े होंगे, 3 उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी और 3 यूजेस थे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे। तो उसमें जो सबसे स्मॉलर डोज थी वो उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है एस्प्रिन का। तो लोप्रिन में 75 मिलीग्राम लोप्रिन सिर्फ होती है एस्प्रिन, तो उससे प्लेटलेट एग्रीगेशन, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें कि कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है और टूथब्रश करते हुए ब्लड नहीं आता और इस किस्म की आपको थोड़ी सी चीज़ें वॉच करनी होंगी, और आप सेफली दे सकते हैं लोप्रिन, और एम्प्टी स्टमक नहीं लेते, चाहे 75 मिलीग्राम वाली एस्प्रिन हो, वो शुड बी टेकन आफ्टर द मील्स विद फुल स्टमक। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एंटी कोएगुलेंट्स एज सच बाकी जो है हेपरिन वगैरह आपको घर में नहीं यूज कर सकते, ना आपको करने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, बेटे मैंने आपको बता दिया कि एजिथ्रोमाइसिन के ड्रग इंट्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 की इनहिबिटर नहीं है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन की वंस डेली डोजेज होती है, एरिथ्रोमाइसिन की हार्फ लाइफ छोटी है, उसको 4 टाइम्स अ डे देना पड़ता। ठीक है मैम, why does book say no adjustment needed for nephilin in renal disease, but is it associated with इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस? ये बेटे आप नेफिसलिन जब पढ़ें तो ये उसमें डिस्कस करें। आप यहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन्स और मैक्रोलाइड्स डिस्कस कर रहे हैं और अमीनोग्लाइकोसाइड्स डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको इस वक्त मेरे पेश नज़र नेफिसलिन मुझे याद भी नहीं आ रही कि कौन से ग्रुप की ड्रग है, तो ये मिसप्लेस आपका क्वेश्चन है। और वैसे भी मेरी 1 घंटे के लेक्चर के बाद तो मुझे मैम ना कहो यार, इतनी भारी सी मेरी आवाज़ है। इनॉक्सीपेरम सोडियम ऑल्सो यूज्ड इन कोविड। ये बेटे इसकी बजाय लोप्रिन आप यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा हम इजीली अवेलेबल है, और इनॉक्सीपेरम सोडियम भी उतनी ही यूज़फुल है, लेकिन आम तौर पे लोग हमारे यहाँ इससे चूंकि फेमिलियर नहीं है तो डरते हैं इस ड्रग को खाने से। इट इज़ इक्वली गुड अदरवाइज। पेनिसिलिन टाइप है? नहीं, एनोक्साप्रिन इज एस्प्रिन फैमिली की एक मेडिसिन है, मतलब एंटीकोएगुलेंट्स में से है। ओल्ड पेशेंट में तो 50 से अबव तो वो कहते हैं कि सारे पेशेंट्स को वैसे भी कोविड हो या ना हो उनको लोप्रिन देनी चाहिए। 50-55 के ऊपर तमाम लोगों को, इवन दे आर हेल्दी इंडिविजुअल, दे शुड एटलीस्ट टेक ऑन अल्टरनेट डेज के ऊपर कम से कम एक लोप्रिन जरूर देनी चाहिए। तो इस कोविड के एनवायरनमेंट में अगर थोड़ी बहुत सिम्टम्स हो तो लोप्रिन इज वेरी सेफ इन दोज पे। सर मेरे सवाल का जवाब आपका कौन सा सवाल है? नेफिसलिन पेनिसिलिन है, बाइल से एक्सक्रीट होती है, तो उसको आपका सवाल ये था कि उसको
क्यों उन्होंने मना किया कि रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स में ना यूज़ करें? आई डोंट नो फ्रैंकली, मुझे इस वक्त कतन पेनिसिलिन्स, मैं कोई 6 ग्रुप्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के हैं जो मेरे दिमाग पे इस वक्त सवार हैं, तो वो ड्रग जिसकी ब्रेक डाउन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मैं जाके देखूंगा, फिर किसी दिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो ड्रग जिसकी ब्रेक डाउन लिवर करता है उसकी क्यों उन्होंने रीनल ट्रबल में उसको मना किया हुआ। विल लुक इनटू इट, ठीक है। तो मे बी उसकी एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होती हो, इस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल नहीं। एल सी इनटू इट, ठीक है। ऊपर सर, सॉरी सर, नो सर, वो नहीं। शाजमीन, यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी कोएगुलेंट्स, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त ना, आई एम टॉकिंग अबाउट नेफ्सिन। बेटे बेहतर यही है, चूंकि हमारे पास इस वक्त हम अपने अपने टॉपिक पे फोकस कर रहे होते हैं, तो रिमोट्स ही एक चीज़, पेनिसिलिन को यहाँ पे डिस्कस करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर उसको, क्वेश्चन मैंने आपका नोटिस कर लिया, उसको हम फिर इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस कर लेंगे कि क्यों उसको मना किया गया बुक के मुताबिक। कोविड का ट्रीटमेंट बताया आपने, वो हम इस लेवल पे किसी पेशेंट को सजेक्ट कर सकते हैं अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, अगर मैंने बताया कि एजोमैक्स में आपने सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री में ये देखना है कि उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, और कम से कम आप पैनाडोल सुबह दोपहर शाम तो शुरू कर सकते हैं, लोपरिन शुरू कर सकते हैं, आप उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर सकते हैं, स्टीम शुरू कर सकते हैं, कहवाज शुरू कर सकते हैं। एक एजोमैक्स है जो इनमें से थोड़ी सी टेक्निकल ड्रग है, जिसके लिए आपको पेशेंट की कार्डियक हिस्ट्री चाहिए, वो आप ना शुरू करें। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रही हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, या अब किसी डॉक्टर से एडवाइस लेके आप ये नुस्खा उसको दिखा के उससे पूछ सकते हैं कि सर ये हमें हमारे टीचर ने दिया है, हम इस पे एक्ट कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन पेशेंट टू पेशेंट हो सकती है, अदरवाइज इट इज़ अ सेफ प्रिस्क्रिप्शन। ये मैंने अपने फार्माकोलॉजिस्ट के ग्रुप में भी डिटेल से डिस्कस की। तो सिवाय एजोमैक्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन इन एरिथमिक पेशेंट्स, उसके अलावा इसके ऊपर कोई खास किसी ने एतराज़ नहीं किया, एंड दे ऑल सेड कि हाँ बताया आपने, हाँ ठीक है, ठीक है। तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, स्टीरॉइड्स नहीं यूज करने। स्टीरॉइड सिर्फ उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जिनमें इतना डिस्निया हो जाए। इसमें एक और जो पैरामीटर हमारे पास होता है वो हम ऑक्सीमीटर से, आजकल जो आपके पास सैमसंग के नए मोबाइल्स हैं उनके अंदर ये एप्लीकेशन मौजूद है कि आप ऑक्सीमीटर वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके मोबाइल फ़ोन से अपनी या पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर सकते हैं, और अगर 94% तक ऑक्सीजन सेचुरेशन है तो दैट इज़ वेरी मच सेफ। तो थोड़ा बहुत डिस्निया हो भी जाए तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको लिखवाई उससे ठीक हो जाएगा। उससे अगर बढ़ता है अगर डिस्निया, और पेशेंट को अगर इतनी गैस्पिंग शुरू हो जाती कि आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ती है, तो उन पेशेंट्स में फिर उसको हम कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म क्रिएट हो गया, तो उसमें फिर डेक्सामेथासोन और स्टीरॉइड देना पड़ते हैं। और फिर अगर ना उससे पेशेंट काबू में आए, वैसे डेक्सामेथासोन इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन दो जिनमें के ऑक्सीजन डिपेंडेंस हो जाए, इतना डिस्निया हो जाए, तो उसके बाद फिर हम उसमें वेंटिलेशन पे भी जा सकते हैं। फिर और उस तरह के पेशेंट फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लाहौर में आजकल हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स इतने फुल हो चुके हैं पेशेंट से कि लोगों ने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके रखना शुरू कर दिए अपने पेशेंट्स के लिए। जिस घर में पेशेंट है और उन्हें खतरा है कि वो सद तक जाएगा या उसमें इतना डिस्निया हो रहा है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो ये शुक्र है कि ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो कंपनीज ने लॉन्च किए हुए हैं और सोशल मीडिया पे उनके अवेलेबल है। तो किसी एक डॉक्टर की एडवाइस साथ लेते हुए कि कितने लीटर्स ऑक्सीजन आपने देनी है, यू कैन गिव द ऑक्सीजन टू द पेशेंट। You're no should be watchful, you should be feel responsible, और आप उसका तरीका डॉक्टर से इन टच रहें, उसे बताएं
जो आपके साथ विसिनिटी में है या आपके टीचर्स में से है, उसके साथ आप इन टच रहें और उससे पूछ के आप लोगों को ट्रीट करना शुरू करते हैं. दिस इज लाइक ए वॉर टाइम्स में वो ये करते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के होते हैं उनको वो क्विक प्रमोशंस दे के और जल्दी से करिकुलम ऑनलाइन पढ़ा के या अदरवाइज उनको वो दे थ्रो देम इनटू द फील्ड. तो कोविड कोई ऐसी बहुत नहीं है, ये जिस तरह से हमें आम इन्फेक्शंस होती हैं उसी तरह की एक इन्फेक्शन है वायरल. जिस तरह से हमें रेनोरिया होता है या हमें छींकें और जुकाम और गले खराब होते हैं, ये उसी किस्म की एक इन्फेक्शन है जिसमें 98% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं. और इवन अभी जो लेटेस्ट उस पर रिसर्च आई है कि 78% पेशेंट्स जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है उनके अंदर भी या तो सिम्टम्स होते नहीं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. तो ऐसे सब पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल्स की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. ऐसे पेशेंट्स को घरों में ही ट्रीट किया, इसलिए गवर्नमेंट ने होम क्वारंटाइन को अलाउ किया है कि आप अपने घरों में ही रहें और पेशेंट्स को ट्रीट करें और आप किसी एक सीनियर डॉक्टर के साथ इन टच रहें और अपनी फैमिली या नेबरहुड में जो भी पेशेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करके आप उनको ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. Some patient have some minor symptoms of COVID and then with Panadol or with other drugs patient recover. Is there any need that treatment is fully given still or any danger? No बेटे. ये हो सकता है कि पेशेंट्स इन मेडिसिन के साथ वो रिकवर ना करे और वो ग्रेजुअली उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना शुरू हो जाए. तो अगर उसको ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है और उसके एक्सरे में मैंने उन पेशेंट्स जिनके अंदर चेस्ट के एक्सरेज में भी स्पॉट्स आ रहे हैं उनको इस वाली ट्रीटमेंट से ठीक होता है देखा है और ठीक किया है मैंने. लेकिन उसके बियॉन्ड अगर इतनी उनकी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाए कि उनको गैस्पिंग शुरू हो जाए और उनको मुश्किल से बहुत सांस आना शुरू हो जाए तो उन पेशेंट्स को आपको फिर ऑक्सीजन देनी पड़ती है या स्टीरॉइड्स देना पड़ता है. वो कोई सर्टिफाइड डॉक्टर ही दे या किसी हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में दिया जाए तो ही बेहतर है. कोई खतरा नहीं है. और इवन कल मैं एक कंसल्टेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन के कंसल्टेंट, तो उन्होंने कहा कि जिस पेशेंट के गले में खराश है और उसे फीवर हो रहा है आप उसको ये ट्रीटमेंट दे दें, आप समझें कि उसे कोविड है. अगर कोविड नहीं भी होगा तो उसका गला ठीक हो जाएगा और वो 4-5 दिन में बिल्कुल सेट हो जाएगा. कोविड ना आया ना गया. और अगर कोविड है तो उसमें भी सिम्टम्स अरेस्ट होने के इम्कान. ठीक है. एक्सरे लंग करा लिया जाए अगर पेशेंट को खास तौर पे खांसी आ रही है और एक्सरे लंग्स कराने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसमें पैची सी एक इमेज आएगी और मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ लंग वुड बी इन्वॉल्व. तो परेशान उससे भी नहीं होना. उनके लिए भी ट्रीटमेंट यही है. एजिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन के फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस बेटे. एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ इज 2 to 4 days, इसलिए सिर्फ वंस डेली दी जाती है. एरिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ इज 2 hours, 2 to 4 hours, इसलिए ये दिन में 3 या 4 मरतबा देनी पड़ती है. बहुत हाई डोजेज में दें तो भी 2 दफा वो देते हैं. ठीक है. ये मेजर एक डिफरेंस है इनका. एक्सरे में एक्सरे देखा है. एक्सरे में एक्सरे देखना है. एक्सरे में एक्सरे देखना है. एक्सरे में आपने कुछ नहीं करना, आपने एक्सरे करवाना है. आजकल डिजिटल एक्सरेज होते हैं, वो आपको उसी वक्त एक्सरे हाथ में पकड़ा देते हैं. रिपोर्ट उसकी अगले दिन आप नेट पे देख लेते हैं. तो उसमें लेट द जो भी कंसल्टेंट है ग्राफी का जहाँ से आपने एक्सरे कराए वो रिपोर्ट आपको रिसीव जरूर करें और उसको अपनी इंफॉर्मेशन तक ना रखें. आपने अभी इतने एक्सरेज नहीं देखे तो वो रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी आने दें, लेकिन आप ये मेडिकेशन उससे पहले शुरू करा दें. कोई हर्ज नहीं. इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सेहत देगा. हम सब लोग इसमें से निकल आएंगे. पैनिक बिल्कुल नहीं होना. एक बात जो और मुझे याद आई कि कोविड का इतना हंगामा दुनिया में मचा है कि लोग पैनिक में चले जाते हैं इस ख्याल से ही कि हमें कोविड हो गया. और पैनिक में जाने से डिस्निया बहुत तेज़ी से बढ़ता है. और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स, मैंने कुछ पेशेंट्स को साथ लिक्सोटानिल मुझे देनी पड़ी 3 मिलीग्राम की टेबलेट आधी सुबह आधी शाम, कि वो अगर पैनिक से निकल आए तो उनका डिस्निया भी ठीक हो जाता है. ठीक है. तो इसलिए
अपने पेशेंट्स को रीश्योर करें। और हम तो मुसलमान हैं, हमारा फेथ है कि जिसकी आई है उसने बचना नहीं है और जिसकी नहीं आई है वो मर नहीं सकता। मौत हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है। हमें सिर्फ जो पेशेंट जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है उनकी सेहत के बारे में जो जितने वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में लाना है। सेहत अल्लाह देने वाला है, ठीक है। इंशाल्लाह द टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी कोई टॉपिक आएगा, रिवीजन आपकी हो रही है तो फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।